अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 13 मार्च 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम खबर है। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ एक दरख्वास्त दायर कर दी है उनकी हिमायत में। और उस दरख्वास्त का मतन क्या है, दरख्वास्त से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कोई फायदा होगा या नुकसान, इससे मुतालिक बात करेंगे। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि गुज़िश्ता 2 दिन इस मुल्क पर सानही की तरह गुजरे। बलूचिस्तान में बोलान, दरा बोलान के अंदर जो कोयटा से पेशावर आने वाली जाफर एक्सप्रेस थी, उस पर जो दुश्मन का हमला हुआ, उस हमले के बाद जो अब तक का बयानिया बनाया गया वो क्या है। अब ऑपरेशन के बारे में तो ये दावा किया जा रहा है कि वो मुकम्मल हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नरगे में आ गई और उसके ऊपर मुसलसल तनकीद की जा रही है। दूसरी जानिब इमरान खान के साथ बलूच रहनुमा, जो सियासी रहनुमा हैं, उनकी मुलाकात का भी इम्कान है अडयाला जेल में। इन तमाम तर तफसीलात से मुतालिक इस व्लॉग में आपको अपडेट करूंगी। सबसे पहले ये कि इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। यूँ तो इमरान खान की पिछले 2 साल की 20 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसके मुकर्रर होने का इम्कान है। और ये मुकर्रर होगी जब सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान निपटा लेगी। या हो सकता है कि आइंदा हफ्ते ये दरख्वास्तें जो है वो मुकर्रर हों, क्योंकि अगले हफ्ते में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की समात का इम्कान नहीं है। रवा हफ्ते ही ये समात है, आज हो सकती है, आज जुमेरात है, मुकम्मल हुई तो ठीक है, अदरवाइज ये मुकदमा दोबारा से ईद के बाद तक जाता दिखाई दे रहा है। तो अगले 2 हफ्ते आईनी बेंच के पास फ्री है। एक जज साहिबा मौजूद नहीं होंगी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, लेकिन आईनी बेंच अहम मुकदमात की समात कर सकता है। उसमें जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो भी जेर बहस है। उसमें जो इमरान खान की अपीलें हैं, चले वो तो साइफर केस से मुतालिक हैं, वो आईनी बेंच के सामने तो नहीं है, या हो भी सकती हैं, क्योंकि वो जो बल्कि आईनी बेंच ही में आएंगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट में थी वो दरख्वास्तें, आईनी दरख्वास्तें थी। तो अब आईनी दरख्वास्तों के खिलाफ जो अपीलें होती हैं सुप्रीम कोर्ट में आके, वो भी आईनी बेंच के सामने जाती हैं। तो आइंदा हफ्ते जो है वो दिलचस्प हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान ने जो आज दरख्वास्त दायर की है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाल ही में जो डोगर राज कायम किया गया है उससे मुतालिक। गो कि अभी जो जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से इम्पोर्ट करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुसल्लत किया गया है, अभी उनको मुस्तकिल नहीं किया गया। और उनकी मुस्तकिली से पहले ही चाहे बार काउंसिल्स हो, चाहे सहाफ़ी हो, उनसे मुलाकात करके जो जस्टिस सरफराज डोगर है वो अपना जो आप कह सकते हैं कि एक जो असर रसूख है वो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पीआर जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर जो उनके इक़दामात हैं उन सब के पीछे एक जो चीज़ तलवार की तरह लटक रही है, क्योंकि हमें उसे तलवार की तरह लटकना तो नहीं कहना चाहिए। जब एक मामले ने आईनी बेंच के सामने जाना है तो हम सबको पता है कि वही होगा जो रियासती मंशा है। जस्टिस सरफराज डोगर की मुंतकली हो, या जस्टिस मोहम्मद आसिफ की हो, या जस्टिस खादिम सुमरू की हो, इन सब पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच को। लेकिन अगेन ये देखना है कि क्या ये दरख्वास्तें आइंदा हफ्ते समात के लिए मुकर्रर हो सकती हैं। होंगी तो साथ में इमरान खान की ये दरख्वास्त भी होगी। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है उसके अंदर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला जो है वो उसको चैलेंज किया है, और ये कहा है कि जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आईनी और कलअदम करार दिया जाए। इमरान खान ने इस्तदा की है कि जजेस के तबादलों में आइन और कानून, आइन और अदलिया की आज़ादी के असूलों की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की जाए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस में तयशुदा असूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुतालिक जो ये दरख्वास्त इमरान खान ने दायर की है, इसके अंदर जो अहम हिस्सा है वो ये है कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 200 के तहत एक मुफस्सिल मुशावरत से ही जो जजेस का तबादला है वो मुमकिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले से मौजूद जजेस को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन जजेस ने खत लिखा था, इन जजेस ने बताया था कि एग्जीक्यूटिव किस तरह से अपने मनमाने फैसले कराने के लिए जो अदलिया है उस पर असरअंदाज होती है। और दरख्वास्त के अंदर इमरान खान ने यह भी कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने उनके खिलाफ मुकदमात मेरिट पर निपटाए थे, बगैर हल्फ उठाए एक जज को लाकर कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। ये सारे का सारा तरीका अदलिया की आज़ादी खत्म करने के लिए ये तमाम हरबे आजमाए जा रहे हैं। इमरान खान की ये दरख्वास्त तो आ गई, और इमरान खान की इस दरख्वास्त को अगर मुकर्रर भी कर दिया जाएगा, हम सबको मुमकिन नताइज मालूम है। लेकिन हर कोई ये सवाल करता है कि ये सारी जो एक्सरसाइज हो रही है ये फ्यूटाइल है, इससे कोई फायदा नहीं है। एक तरह से ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है इसका फायदा तब होता जब सामने आज़ाद अदलिया होती। जब इस किस्म की दरख्वास्तों ने आकर आईनी बेंच के सामने लैंड करना है तो फिर क्या फायदा। लेकिन आईनी बेंच की भी तादाद बढ़ाई गई है, नए जजेस भी शामिल किए गए हैं।
चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक, वो तो बैठ नहीं सकते इस सारे मामले में, क्योंकि उनके लिए तो ये मामला सब जुडिस है, वो ऑलरेडी इस पर फैसला करके आए हुए हैं, उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जो है वो चैलेंज की गई है। तो नए जजेस और पुराने आईनी बेंच के जजेस को मिला करके कोई बेंच बनाया जा सकता है, और उस बेंच के अंदर से जो भी फैसला आएगा वो जजेस की पोजीशन को मजीद वाज़ेह कर देगा। तो देखना है कि ये मुकदमा समाअत के लिए कब मुकर्रर होता है। इमरान खान की कितनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनको भी आइंदा हफ्ते मुकर्रर किया जा सकता है, चाहे वो 9 मई से मुतालिक हो, इंतखाबात धांधली से मुतालिक हो। सारी दरख्वास्तों पर जो है वो सिफ़र जमा सिफ़र ज़रबे सिफ़र ही है, लेकिन देखना है कि आईनी बेंच क्या करता है, क्योंकि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमा जिसकी अब समाअत अभी शुरू हो चुकी है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगी मुकम्मल होने पर। उस मुकदमे के अंदर आईनी बेंच कोशिश तो कर रहा है अपने आप को काफ़ी न्यूट्रल शो करने की, लेकिन है नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 2 दिन सानिया हुआ 11 मार्च परसों यानी 11 मई 2025 को जाफर एक्सप्रेस जो कि बलूचिस्तान से सफ़र करती हुई रावलपिंडी और फिर पेशावर तक जाती है, उसके अंदर 440 जो है वो मुसाफिर सवार थे, और दुश्मन ने एक तरह से जो वहाँ पर बलूच जो है वो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, जिनमें बीएलए है, मुजाहिद ग्रुप, उसी के मुजाहिद ब्रिगेड, उसी के जो है वो अंडर आती है। ये बहुत सारे कलअदम ग्रुप है जिनको जो है वो कलअदम डिक्लेयर कर रखा है पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक ने। वो जो वहाँ पर बलूच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के नाम से जाने जाते हैं, उनको लिखा जाता है। उन्होंने हमला किया एक ट्रेन पर और पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। ट्रेन के अंदर बदकिस्मती से कई जो शहरी थे और उसके अलावा कई जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे शहरी थे, फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार थे, उनको जो है वो जानों का नज़राना पेश करना पड़ा। 2 दिन पाकिस्तानी कौम को एक तरह से बिल्कुल ही खला में रखा गया। कोई ऑफ़िशियल सोर्सेज़ से कन्फर्मेशन नहीं थी। लेकिन गुज़िश्ता रात डीजी आईएसपीआर जो कि पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कामरान शाहिद जो कि दुनिया न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रोग्राम में बात करते हुए तमाम तर अपनी पोज़ीशन क्लियर की और ये बताया कि 2 दिन से जो सिक्योरिटी ज़राए से और ज़राए से खबरें चल रही थी, वो भी हम ही दे रहे थे। तो बेहतर होता कि वो 2 दिन ही ऑफ़िशियल सोर्सेज़ से दे देते, और जो दुश्मन को उस सारे टाइम के अंदर वक़्त मिला, जो हमारे मुखालिफ ममालिक हैं, भारत हो, चाहे वो मगरबी मीडिया हो, उस सब ने वहाँ पर जाके अपने तौर पर जो कुछ रिपोर्ट किया, उस रिपोर्ट करने से बेहतर होता कि पाकिस्तान का कोई मीडिया वहाँ पर डिप्लॉयड होता। जो पाकिस्तानी सहाफ़ी थे, अगर वो वहाँ पर जाकर के कोई अपना माइंड बोलने की कोशिश करते थे, तो उनके साथ जो कुछ होता है वो भी सबको मालूम है। तो बहरहाल 2 दिन जो कुछ भी चलता रहा, वो सब कुछ चलता रहा आईएसपीआर से आने वाले ज़राए से। ये बात हम नहीं कह रहे, डीजी आईएसपीआर ने कन्फर्म कर दी। लेकिन इस सारे के सारे का जो मलबा है, वो डाला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर। डीजीआईएसपीआर जिनका काम या जिनका जो इदारा है, जिस इदारे से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो इदारा किसी एक सियासी जमात का नहीं है, वो इदारा किसी एक सर्टेन ग्रुप का नहीं है, वो इदारा पूरी कौम का है, हर सियासी जमात का है, हर जो मकतबा-ए-फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले इस पाकिस्तान के अंदर बस्ती अवाम है, उसका इदारा है। लेकिन उस इदारे के अंदर से भी इस किस्म का बयान आना कि जिससे आपको ये कन्फ़र्म हो जाए कि 2 दिन से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो जो वज़ीर है इस वक़्त, जो अरबाब इख्तियार है इस वक़्त, जो हमारे ऊपर बैठी सरकार है, उनके बयानात इसलिए इस तरह के आ रहे थे क्योंकि डीजी आईएसपीआर जो हैं, वो ऑलरेडी इस मामले पर उनके साथ एक पेज पे खड़े हैं, वरना हम तो समझ रहे थे कि शायद नून लीग अपनी सियासत चमका रही है, लेकिन पता चला कि तमाम ही रियासती इदारे सियासत ही चमकाने पर जो है वो उनका ज़्यादा फ़ोकस है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़ा ये जो मुसलसल एक सवाल किया जा रहा है कि वो 2 दिन से वो ज़ुबान बोल रहे थे जो भारतीय मीडिया ज़ुबान बोल रहा था। मसला ये था कि 2 दिन में आपने खला पैदा कर दिया था। आपको बहुत सारी बातों के सवालों के जवाबात देने थे, कौम जवाब माँग रही थी, और वो जवाबात आप दे देते तो ये खला ना रहता, ना किसी भी, चाहे वो सियासी जमात होती या दुश्मन मुल्क होता, उनको वक़्त ना मिलता, ना उनको वो स्पेस मिलती कि वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते। आपने अपने मुल्क के शहरियों के सवाल पूछने को, मुहज़्ज़ब मुआशरों में सवाल पूछे जाया करते हैं, हम भी आपसे सवाल पूछते हैं। उन सवाल पूछे जाने को आपने अगेन दुश्मन का एक प्रोपेगेंडा करार दिया। डीजी आईएसपीआर ने गुज़िश्ता रात जब बात की तो उन्होंने कंक्लूड इस सारे मामले को ये किया। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस के यरगमाली मुसाफिर बाजियाब हो गए, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। निजी टीवी से यानी दुनिया टीवी से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि बोलान में 11 मार्च को दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाकर जाफर एक्सप्रेस को रोका। रेलवे हुकाम ने बताया कि ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये इलाका दुश्वार गुजार है। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। बच्चे और औरतें भी यरगमालियों में शामिल थी। बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयर फोर्सेस
एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज एसएसजी के जवानों ने हिस्सा लिया और मरहलावार यरगमालियों को रिहा करवाया गया। उनका कहना था कि शाम को क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम मगवियों को बाजियाब करा लिया गया, यानी 12 मार्च की शाम को। सबसे पहले फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया और फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां मौजूद तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ हैं, उन्होंने ये कहा कि क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ऑपरेशन से कबल दहशतगर्दों की बर्बरियत से 21 मुसाफिर शहीद हो गए, जबकि एफसी के 4 जवान शहीद हुए, जिनमें से 3 एफसी के जवानों को करीबी पिकेट पर दहशतगर्दों ने क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले शहीद किया था और एक जवान गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ। उन्होंने कहा कि इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस एसओपीज के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा है और जो मगवी मुसाफिर ऑपरेशन के दौरान दाएं बाएं के इलाकों को भागे, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। पाक फौज के तर्जुमान ने यह भी कहा कि किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो शहरियों को सड़कों पर या ट्रेनों पर निशाना बनाए। जाफर एक्सप्रेस के वाकये ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए हैं। इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को टोलियों की सूरत बिठाया हुआ था, दरमियान में खुदकुश बिठाए गए थे। खुदकुश बमबारों को सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानाबाजों ने हलाक किया। उनका कहना था कि जैसे ही वाकया हुआ, चंद मिनटों में भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू की। पुरानी तस्वीर, वीडियोस, एआई वीडियोस भारतीय मीडिया पर नशर की गई। ये दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करती है। ऐसे मौके पर यहाँ से अब वो इस तरफ आ रहे हैं। ऐसे मौके पर कुछ मखसूस सियासी अनासिर मुल्क में भी बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि बजाय रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़े होने के, दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते ऐसे सियासी अनासिर हमें नजर आए और अफसोस होता है कि कुछ अनासिर इक्तदार की हवस में और कौमी मफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। अवाम को बखूबी अब इस इंतशारी सियासत के पीछे हाथ भी समझ आ रहा है और डीजीआईएसपीआर की इस सारी स्टेटमेंट के बाद ये एक डिबेट भी जनरेट हुई कि क्या इस इतने इंतहाई मौके पर, जब आपकी पूरी की पूरी कौम जो है वो इस खौफ में मुब्तला भी थी और ये भी जो है वो डिस्कशन हो रही थी कि हमें कुछ क्लियरली बताया जाए। आप हमसे सवाल है कि आपका मौकिफ है क्या इस पूरी की पूरी बात पे। उस वक्त भी क्या एक सियासी जमात को निशाना डीजीआईएसपीआर को बतौर पाक फौज के तर्जुमान बनाना चाहिए था या नहीं? क्योंकि जब भी इस मुल्क ने इस तरह के बड़े दहशतगर्दी के वाकयात देखे जिनमें दुश्मन मुलव्विस है, उन वाकयात के अंदर जब भी बात हुई, चाहे वो जो भी कुव्वतें हों, वो मुलव्विस हुई, कौम को मुत्तहिद किया गया। साल 2014 में जब एपीएस का वाकया हुआ था, वो इतना ही होलनाक था। इसी किस्म का खौफ 2 दिन दोबारा से महसूस किया गया मुल्क के हर कोने में। तो उसके बाद भी एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। तब भी इमरान खान ने एहतजाजों के लिए एहतजाज करते हुए सड़कों पर थे, लेकिन तमाम तर लोग इकट्ठे बैठे, एहतजाज कॉल ऑफ किए गए, कौमी यकजहती का सबूत दिया गया और उसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी गई। लेकिन अब तफरीक इस मुल्क में समाजी तौर पर, सियासी तौर पर और वैसे भी जो हर किस्म की तफरीक है, उसमें इतना इजाफा हो चुका है, सकाफती तौर पर भी, फिर सूबाई सतह पर आप सूबाइयत देखें, इस मुल्क में इतनी फैल चुकी है कि उसको ख़त्म करने के लिए भी ये अरबाब इख्तियार, जिनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए, जिनको शख्सियात से निकलकर कम अज़ कम कौम के बारे में सोचना चाहिए, वो सियासी बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, उन्होंने ये बात ज़रूर की है कि सबको मिल बैठना चाहिए इस वक्त में और बिल्कुल मिल बैठना चाहिए। एक अहम खबर जो आखिर में अपडेट आपके साथ शेयर करूँ वो ये है कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल में सरदार अख्तर मेंगल, बीएनपी मेंगल के जो सरबराह हैं, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं और उनके साथ जो दूसरे रहनुमा हैं, महमूद खान अचकज़ई, जो कि आपको पता है इस वक़्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह भी हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब और अख्तर मेंगल की मुलाकात का इम्कान है इमरान खान के साथ अडयाला जेल में। ये मशवरा जो है वो दिया गया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये मुलाकात हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि मुलाकात होने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस वक़्त जो अरबाब इख्तियार बैठे हैं, मैंने आपको बताया कि उनका ज़्यादा फ़ोकस जो है वो तफ़रीक़ात मज़ीद बढ़ाने की तरफ है। वो ना अपना दिल बड़ा करने को तैयार है, ना खुले दिल के साथ तमाम तर अवामी सवालात को जो है वो कैटर करने को तैयार हैं। वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशियों पर उतरे हुए हैं, जो कि गलत रविश है और जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब जो है वो ये इम्कान ज़रूर ज़ाहिर किया जा रहा है, इसमें बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पर, दहशतगर्दी की सूरत-ए-हाल पर अपोज़िशन एक मुश्तरका लाएअमल दे सकती है। लेकिन देखना है कि ये भी क्या इन दिनों मुमकिन हो सकेगा या नहीं, क्योंकि अडयाला जेल में इमरान खान की फैमिली के अलावा हार्डली किसी से उनकी मुलाकात करवाई जा रही है, कुछ वकला से मुलाकात करवाई जा रही है और इमरान खान के केसेस की समातें भी लंबी-लंबी जो है वो फेंकी जा रही हैं। तो अब देखना है कि इस तमाम तर तफरीक ज़दा माहौल में, जहाँ कौम इस सानहे से वाक़ई ही एक तरह से आप कहते हैं ना कि वो लरज़ उठी है, तो उस लर्ज़े के बाद क्या कौम को मुतमईन किया जाएगा? क्योंकि जो इस अटैक से गुज़र कर आए हैं और जो वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और जिस तरह की उन अफ़राद के ऊपर खौफ़ तारी है और वो जो
ट्रॉमेटाइज्ड किस्म के उनके चेहरे हैं, उनको देख के खौफ में मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है और इस वक़्त पर कौमी यकजहती की, कौम को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जो जिस भी तरीके से इस मुल्क के ऊपर काबिज़ होकर वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, जिस भी फ़ॉर्म के तहत, वो आज सारा सानेहा हो जाने के बाद जाकर सानेहे पर ब्रीफिंग लेंगे, क्वेटा में 1 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। लेकिन ये बेहतर होता कि 2 दिन पहले कर लिया जाता, लेकिन ख़ैर इस किस्म के हमलों के बाद होता तो यही है महज़ब माशरों में कि अपनी कौम को जवाब दिए जाते हैं। हमने देखा था कि जब रिजीम चेंज का मामला हुआ था, डोनाल्ड लू के ऊपर इल्ज़ामात लगे थे, तो अमरीकी कांग्रेस ने बुला कर के सवालात पूछे थे, सख्त सवालात पूछे थे। दुनिया भर में ये होता है, लेकिन पाकिस्तान में सवाल पूछने वाला गद्दार, सवाल पूछने वाला मुल्क दुश्मन, सवाल पूछने वाला जो है वो सियासी इंतशारी सवाल पूछने वाला डिजिटल दहशतगर्द जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, जो कि एक गलत रुझान है। अगर आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो अब वो वक़्त आ गया है कि सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप बयानिया नहीं देते, तो बयानिया कहीं और से चल के आ जाता है। ये वक़्त रियलाइज़ेशन का है। इस वक़्त में इस दौर के साथ चलने की रियलाइज़ेशन की ज़रूरत है और वो जितनी जल्दी हो सके बेहतर है कि वो कर ली जाए कि अवाम मज़ीद तफ़रीक जो है वो उसमें पड़ने से बच जाएगी और इस वक़्त पूरी कौम दुआ भी करती है और ये सवाल भी करती है कि जब हमारे पाक फ़ौज के जवान वहाँ पर शहीद होते हैं, माँओं के गोदे उजड़ती हैं, जो बेवा होती हैं हमारी बहनें, उनके ऊपर सवाल करती है कौम के कब तक हम ये कुर्बानियाँ देंगे और कब तक आप सच्चाई को जो है वो रोकेंगे, तो कम से कम सच को आने का अमल जारी रखें। कौम आपके शाना बशाना और पीछे खड़ी है, सबको मालूम है पाक फ़ौज का काम क्या है और ये हाई टाइम है कि आपको अपने काम की तरफ जो है वो अपनी सारी की सारी तवज्जो लगाएँ, क्योंकि जब आप अपना काम करते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से कर लेते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि आप ये सियासत या दुनिया की कोई भी जो है वो दीगर जो अमूर हैं उनमें मशगूल हो जाएँ, कभी आप मुआशी कामों में लग जाएँ। तो जो असल काम है पाक फ़ौज का, कौम का दिफ़ा, जब आप वो करते हैं तो कौम आपके साथ ज़रूर खड़ी होती है। इस वक़्त भी खड़ी थी और हमेशा खड़ी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।